नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया। यह एक क्लिनिकल केस स्टडी है, डेनिस होल्ट नाम के एक शख्स की कहानी, जिसका शीर्षक है द डिसेंट एंड रिकवरी ऑफ डेनिस होल्ट, यानी डेनिस होल्ट का गिरना और फिर उभरना। चलिए शुरू करते हैं उस टर्निंग पॉइंट से जो 10 साल बाद आया। यह घटना हुई क्रिसमस शॉपिंग के दौरान, 10 साल की तकलीफ झेलने के बाद। इसे 4 फेज में समझते हैं। फेज 1 था सडन ऑनसेट, यानी अचानक शुरुआत। उसके हाथ कांपने लगे, नजर धुंधली होने लगी और शरीर में अचानक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी, जिसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। फेज 2 था एस्केलेशन, यानी बढ़ना। सीने पर बहुत तेज दबाव महसूस हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसका दम घोंट रहा है। एक गहरी घुटन वाली फीलिंग आई। फेज 3 था पीक टेरर, यानी सबसे ज्यादा डर का पल। उसे लगा जैसे वह मरने वाला है। बहुत ज्यादा घबराहट और चिंता हुई, लेकिन वह यह समझ ही नहीं पाया कि इसकी कोई लॉजिकल वजह क्या है। कोई साफ ट्रिगर नहीं मिला। फेज 4 था आफ्टरमैथ, यानी बाद का असर। वह भीड़ भरे मॉल से भागकर अपनी कार में गया, वहां शरण ली और पूरे 10 मिनट तक चक्कर आने और सांस फूलने की हालत में रहा। अब बात करते हैं पैनिक अटैक की सही डेफिनेशन क्या है। इसे कहते हैं एक तेज और साफ तौर पर अलग पहचाने जाने वाला डर या बेचैनी का दौरा। यह अचानक शुरू होता है, अक्सर बिना किसी साफ ट्रिगर के। इसकी पहचान है एक बहुत तेज चिंता और खौफ की भावना। अब डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड, यानी इसे मेडिकली पैनिक अटैक मानने के लिए क्या जरूरी है, वह समझते हैं। कम से कम 4 या उससे ज्यादा खास लक्षण एक साथ होने चाहिए। लक्षणों का तेजी से बढ़ना जरूरी है और यह दौरा 10 मिनट के अंदर अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंचना चाहिए। अब समझते हैं पीक टेरर की पूरी एनाटॉमी, यानी शरीर और मन पर इसका असर। फिजिकल लक्षणों में सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर, यानी दिल से जुड़े लक्षण, जैसे धड़कन का तेज होना, दिल का जोर से धड़कना, हार्ट रेट का बढ़ना। दूसरा है रेस्पिरेटरी, यानी सांस से जुड़े लक्षण, जैसे सांस फूलना, गला घुटने जैसा महसूस होना और दम घुटने वाली फीलिंग। तीसरा है न्यूरोलॉजिकल, यानी दिमाग से जुड़े लक्षण, जैसे चक्कर आना, सिर हल्का महसूस होना, सुन्नपन और झंझनाहट। चौथा है सोमैटिक, यानी शारीरिक लक्षण, जैसे पसीना आना, कंपी, सीने में तेज दर्द और जी मिचलाना। साइकोलॉजिकल, यानी मानसिक लक्षणों में पहला है मौत का डर, यानी यह गहरा और साफ यकीन हो जाना कि अब मौत होने वाली है। दूसरा है कंट्रोल खोने का डर, यानी पागल हो जाने या दिमाग पर से कंट्रोल खोने का खौफ। तीसरा है डिरियलाइजेशन, यानी यह महसूस होना कि दुनिया असली नहीं है, जैसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा हो। चौथा है डीपर्सनलाइजेशन, यानी खुद से अलग हो जाने की फीलिंग, जैसे खुद को बाहर से देख रहे हों। अब बात करते हैं कि अटैक कब डिसऑर्डर बन जाता है। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, बार बार अचानक पैनिक अटैक आना, बिना किसी साफ ट्रिगर के। दूसरी, कम से कम 1 महीने तक अगले अटैक की लगातार चिंता बने रहना और इसकी वजह से व्यवहार में बड़े और नुकसानदायक बदलाव आना। डेनिस होल्ट ने 10 साल तक चुपचाप ये अटैक झेले, तब जाकर मॉल की उस घटना ने आखिरकार उसे प्रोफेशनल मदद लेने पर मजबूर किया। अब समझते हैं इसका रिपल इफेक्ट, यानी इसका फैलता हुआ असर, जिसे कहते हैं एगोराफोबिया। इसका मतलब है ऐसी जगहों का बढ़ाछा डर, जहां से बचकर निकलना मुश्किल हो या मदद मिलना मुश्किल हो। गंभीर मामलों में इंसान पूरी तरह घर में कैद होकर रह जाता है। डेनिस के केस में 4 बड़ी चीजें सामने आईं। पहली,
भीड़, वह मॉल, कॉन्सर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरी तरह बचता था। दूसरी, रश आवर, वह भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से मना कर देता था क्योंकि उसे फंसे होने का डर था। तीसरी, राइट लेन, हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त वह हमेशा राइट लेन में रहता था ताकि जल्दी से बाहर निकल सके। चौथी, लंबे पुलों पर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और फंसे होने जैसा महसूस होता था। इसके मूल में था एक ही डर, फंसे होने का डर, यानी मदद न मिल पाने का डर। इसका असर इतना गहरा था कि इसने उसकी सोशल लाइफ को बुरी तरह प्रभावित किया और आखिरकार उसकी पत्नी मैरी से तलाक की वजह बन गया। अब समझते हैं कोमोर्बिडिटी मैट्रिक्स, यानी कैसे तीन अलग अलग समस्याएं एक साथ ओवरलैप करती हैं। पहला है पैनिक डिसऑर्डर, जिसकी क्लिनिकल पहचान है अचानक और बेवजह आने वाला तेज खौफ। डेनिस के केस में यह था मॉल वाला अटैक और डिनर थिएटर वाला पहला अटैक। दूसरा है एगोराफोबिया, जिसकी क्लिनिकल पहचान है फंसे होने के डर से जुड़ी सिचुएशनल एवॉइडेंस। डेनिस के केस में यह था राइट लेन ड्राइविंग, लंबे पुलों से बचना और भीड़ भरी जगहों से तुरंत निकल जाना। तीसरा है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसकी पहचान है 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक अवास्तविक चिंता, मसल टेंशन और थकान। डेनिस के केस में यह था लगातार बैकग्राउंड एंग्जाइटी, काम के बाद खुद को वाउंड अप यानी बहुत ज्यादा टेंस महसूस करना, घंटों चलने वाला टेंशन हेडेक, क्रॉनिक इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम और कभी-कभी नींद न आना। अब समझते हैं डेनिस की दो अलग दुनिया, ऊपर की और नीचे की। ऊपर की सतह पर यानी पब्लिक इमेज में वह एक 31 साल का सफल इंश्योरेंस सेल्समैन था। वह हमेशा कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड दिखता था। वह हल्की फुल्की जोक्स और आसान स्मॉल टॉक में शामिल रहता था। लेकिन नीचे की सतह पर यानी उसकी इंटरनल रियलिटी में वह बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस, डिफेंसिव और अंदर से बुरी तरह दुखी था। क्लाइंट कॉल्स को झेलने के लिए वह 45 मिनट की पेप टॉक ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पर निर्भर था। हर 2 से 3 महीने में वह स्ट्रेस की वजह से जॉब छोड़ने की सोचता था। इस सब के पीछे था एक गहरा डर, कोर फियर, कि लोग उसे पागल समझेंगे। स्टिग्मा और सोशल इवैल्यूएशन का यही गहरा डर था जिसने उसे 10 साल तक मदद लेने से रोके रखा। अब जड़ों तक जाकर समझते हैं प्रीडिस्पोजिशन यानी पहले से मौजूद कमजोरी और कैटलिस्ट यानी असली ट्रिगर। प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो उसकी परवरिश एक मांग करने वाले परफेक्शनिस्ट पिता ने की थी, जिनकी उम्मीदें अवास्तविक थीं। वह कॉलेज 2 साल में ही छोड़ चुका था और उसे गंभीर एकेडमिक टेस्ट एंग्जाइटी होती थी, जिसमें तेज सांसें, पसीना, दिमाग खाली हो जाना और एग्जाम के दौरान घुटन जैसा महसूस होना शामिल था। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की, यानी पहला अटैक कैसे हुआ। सेटिंग थी एक डिनर थिएटर, जहां वह अपनी पत्नी मैरी और उसके बॉस के साथ मौजूद था। ट्रिगर था पब्लिक में खाना खाने को लेकर उसकी बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस। इवेंट था अचानक घुटन जैसा एहसास, दिल की तेज धड़कन और सीने में दर्द। और सबसे बड़ी बात थी मिसइंटरप्रिटेशन, यानी गलत समझ। डेनिस को यकीन हो गया कि उसे जानलेवा हार्ट अटैक आ रहा है। यही एक गलतफहमी अगले 10 साल के डर की नींव बन गई। अब बात करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट और पिवट की, यानी बदलाव की शुरुआत कैसे हुई। स्टेप 1 था रिलैप्स, यानी दोबारा हमला। डिनर थिएटर की घटना के 6 महीने बाद रश आवर ट्रैफिक में एक गंभीर अटैक ने आखिरकार डेनिस को यकीन दिलाया कि उसे तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। स्टेप 2 था फार्माकोलॉजिकल अटेम्प्ट, यानी दवा से इलाज की कोशिश। एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ने उसे ज़ैनैक्स यानी अल्प्राज़ोलम दवा दी, वो भी भारी डोज में 2 मिलीग्राम दिन में 3 बार।
स्टेप 3 था पिवट, यानी दिशा बदलना। गंभीर और असहनीय साइड इफेक्ट्स की वजह से डेनिस ने लगभग तुरंत ही दवा लेना बंद कर दिया। यह साफ हो गया कि अकेले दवा उसके एगोराफोबिया को खत्म नहीं कर सकती। अगला कदम था टारगेटेड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की तरफ शिफ्ट होना। अब आते हैं 3 मुख्य इंटरवेंशन पर, जिन्होंने डेनिस की जिंदगी बदल दी। इंटरवेंशन नंबर 1 था एक्सपोजर स्टेयरकेस, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी सामना करना। इसे कहते हैं इन विवो एक्सपोजर, यानी असल दुनिया में अपने डर का सामना करना, सिर्फ उनके बारे में बात करना नहीं। इसमें एक नियम था, डेनिस को उस सिचुएशन में तब तक रुकना था जब तक उसकी एंग्जाइटी अपने आप पीक पर पहुंचकर कम होना शुरू न हो जाए। इसकी सीढ़ी कुछ इस तरह थी। सबसे पहले 15 मिनट किसी मेंस डिपार्टमेंट स्टोर में बिताना, फिर मीडियम ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, वो भी मिडिल लेन में रहते हुए, और आखिर में एक भरे हुए थिएटर की सेंटर रो में बैठना। नतीजा यह रहा कि थेरेपिस्ट के साथ धीरे धीरे इस हायरार्की को पार करते हुए डेनिस ने सिचुएशनल एवॉइडेंस के इस चक्र को तोड़ दिया। इंटरवेंशन नंबर 2 था कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, यानी सोचने के तरीके को नए सिरे से बनाना। इसका कॉन्सेप्ट था गलत सोच के पैटर्न को पहचानना और नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स को बैलेंस्ड और रियलिस्टिक नजरिए से बदलना। इसमें 2 बड़ी कॉग्निटिव एरर्स को टारगेट किया गया। पहली एरर थी प्रोबेबिलिटी ओवरएस्टिमेशन, यानी संभावना को बढ़ा-चढ़ाकर आंकना। डेनिस हमेशा यही मानता था कि सबसे बुरा हाल, यानी अटैक आना और बेइज्जती होना, एक तय बात है, जैसे कोई स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी हो। दूसरी एरर थी कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, यानी हर चीज को सबसे बुरे नतीजे से जोड़कर देखना। डेनिस को लगता था कि अगर अटैक आया तो नतीजा या तो मौत होगा, यानी हार्ट अटैक, या फिर परमानेंट पागलपन। इसका सॉल्यूशन था इंटरनल स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना। उसे सिखाया गया कि पैनिक अटैक असल में नर्वस सिस्टम का एक फॉल्स अलार्म है, जो बहुत ज्यादा असहज जरूर है, लेकिन बुनियादी तौर पर हानिरहित है। इंटरवेंशन नंबर 3 था एक्टिव रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, यानी सक्रिय रूप से खुद को शांत करने की ट्रेनिंग। इसमें रिलैक्सेशन को एक जानबूझकर सीखा जाने वाला कोपिंग स्किल माना गया, न कि कोई पैसिव स्टेट। इसकी ट्रैकिंग मेट्रिक थी 10 पॉइंट का स्केल। डेनिस ने अपनी टेंशन को ऑब्जेक्टिवली ट्रैक करना सीखा, जहां 1 का मतलब था पूरी तरह रिलैक्स्ड और 10 का मतलब था मैक्सिमम पैनिक। इस तरह उसका दिमाग सब्जेक्टिव खौफ से हटकर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट पर फोकस करने लगा। इसमें 2 टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए। टैक्टिक ए था प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यानी शरीर के अलग अलग मसल ग्रुप्स को सिस्टमैटिक तरीके से पहले टाइट करना और फिर पूरी तरह ढीला छोड़ना, ताकि उसकी क्रॉनिक बैकग्राउंड टेंशन कम हो सके। टैक्टिक बी था डीप ब्रीदिंग फोकस, यानी सांस लेने की रफ्तार को धीमा करना, ताकि हाइपरवेंटिलेशन को रोका जा सके, जो अक्सर उसकी घुटन वाली फीलिंग को ट्रिगर करता था। अब बात करते हैं प्रोग्नोसिस की, यानी 6 महीने बाद क्या नतीजे मिले। रिजॉल्व और रिमिटेड यानी सुलझे हुए मुद्दों में 3 बड़ी बातें सामने आईं। पहली, 0 पैनिक अटैक्स, यानी अचानक और बिना उकसावे के आने वाले खौफ के दौरे पूरी तरह बंद हो गए। दूसरी, जनरल एंग्जाइटी में कमी, यानी लगातार बना रहने वाला बैकग्राउंड डर काफी हद तक कम हो गया। तीसरी, फिजिकल रिलीफ, यानी शारीरिक राहत, उसकी इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई, और गंभीर टेंशन हेडेक जो पहले रोज होते थे, वो घटकर महीने में सिर्फ 2 से 3 बार रह गए। लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी बनी रहीं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, यानी उसका इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम वैसा ही बना रहा, कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप्स के तौर पर थेरेपिस्ट ने आईबीएस के लिए अलग से टारगेटेड ट्रीटमेंट जारी रखने की सलाह दी,
जो यह साबित करता है कि रिकवरी एक चलती रहने वाली, कई लेयर्स वाली प्रोसेस है। अब आते हैं फाइनल सिंथेसिस पर, यानी चुप्पी की भारी कीमत। पहला कोर इंसाइट है स्टिग्मा की त्रासदी। डेनिस होल्ट ने 10 साल तक चुपचाप तकलीफ झेली, अपनी दुनिया सिमटती देखी और अपनी शादी टूटते देखी। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इस बात से बहुत डरता था कि लोग उसे क्रेजी यानी पागल समझेंगे। दूसरा कोर इंसाइट है टारगेटेड ट्रीटमेंट की असरदार क्षमता। दवा यानी ज़ेनैक्स साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से फेल हो गई, लेकिन 3 तरीकों वाला साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी एक्सपोजर, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और रिलैक्सेशन, इन तीनों ने मिलकर सिर्फ 6 महीने में 10 साल की उस कैद को तोड़ दिया। और आखिर में सबसे बड़ा टेकवे यह है, पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया पूरी तरह इलाज योग्य बीमारियां हैं। शुरुआती इलाज बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा से मुक्त करना सिर्फ हमदर्दी दिखाने की बात नहीं है, बल्कि यह किसी इंसान की जिंदगी के कीमती साल बचाने की बात है, जो अनावश्यक तकलीफ में गुजर सकते थे।